तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों की मेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने वो सरकारी कुर्सी वाले सपने के पीछे मतलब पूरी शिद्दत से आप लोग लगे होंगे। पर इतनी मेहनत के बाद भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस साल होने वाले हैं जो सारी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होंगे, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार रिजेक्ट होने वाले हैं और सबके सब अपनी गलती, अपनी बेवकूफी की वजह से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारी में ना एक बहुत बड़े हिस्से को, एक बहुत बड़े पार्ट को बिल्कुल बहुत ज्यादा तरीके से इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। भाई हमारे अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही मेंस एग्जाम का नाम आता है ना, हमारे सामने चार सेक्शन घूमने लग जाते हैं। भाई सबसे पहला क्वांट में हम लग जाते हैं। भाई क्वांट में हाई लेवल डीआई लगाने लग जाते हैं, अरिथमेटिक लगाने लग जाते हैं, क्वांटिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं। रीजनिंग की बात आती है तो हाई लेवल पजल्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल की हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग लगाने लग जाते हैं, इंग्लिश में हाई लेवल क्वेश्चंस लगाते हैं, रीडिंग और एडिटोरियल पढ़ने चालू कर देते हैं। जीके की तो भाई बात ही मत करो। भाई जीके में तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें दे दें। भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम देके पिछले 4 से 6 महीने के जीके हम घोट के पी लें। भाई इसके लिए हम लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, भाई पूरा जीके पढ़ते रहते हैं पीडीएफ से। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं वो भी लेते रहते हैं। मतलब 4 सेक्शन में तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर यहाँ पे जो एकमात्र सेक्शन जो आपका बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल दरकिनार हो जाता है, बिल्कुल इग्नोर हो जाता है, भाई वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। ठीक है, पर डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको इसी बात से पता चल सकता है कि भाई अकेले आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स का मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता है। वहीं एसबीआई पीओ में नंबर और ज्यादा बढ़ जाते हैं, 50 नंबर आपके सिलेक्शन में अकेले डिस्क्रिप्टिव का नंबर आपको लेके दे सकता है। और यहां पे ना मैं एक बात हमेशा सारे स्टूडेंट से बोलता हूं कि भाई डिस्क्रिप्टिव ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो मेंस एग्जाम में आपका या तो सिलेक्शन करवा देगा या आपको रिजेक्शन दे देगा। अब देखो, मेरे पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने हजारों बच्चे अपनी आंखों के सामने से निकाले हैं ना, भाई एक बात तो तय है कि भाई मेंस एग्जाम में जो 3 सेक्शन आते हैं ना, मतलब क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों ही इतने मुश्किल आएंगे कि भाई हमसे नहीं हिलेंगे। भाई होता ना, आपको चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे तब जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब ये 3 सेक्शन के दम पे तो भाई सिलेक्शन लेने हम लोग जा नहीं सकते। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करें, जीके की बात करें, तो भाई आज से 3-4 साल पहले तक ऊपर ऊपर से जीके पूछा जाता था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर लेते थे। पर आजकल के टाइम में अगर जीके की बात करें तो भाई जीके इतना ज्यादा डीप पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है ना, आज से 3-4 साल पहले जो 30+ क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी, बल्कि आज के टाइम में आप मानते चलो जो बच्चा 17-18 भी स्कोर कर लेता है ना, वो बहुत बड़ा माना जाता है। और 20+ वाले तो बहुत ही कम स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। भाई दैट मींस अब करंट अफेयर्स पे भी भरोसा नहीं करा जा सकता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इस साल अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हो, सुनिश्चित करना चाहते हो, तो भाई डिस्क्रिप्टिव ही एकमात्र आपका सहारा बनेगा। और यही एक सेक्शन ऐसा है जो आपको 25 नंबर और 50 नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको दिला के देगा। ठीक है, यहां तक हमारी सारी बातें हो गई। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव को लेकर ना आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले आपके डाउट क्लियर आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले डाउट की सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछते हैं कि भैया मैं तो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूं, नहीं मैं तो या तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, या मैं किसी और मीडियम के बैकग्राउंड से हूं, या फिर भैया मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूं पर मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। और जो आपका ऐसे यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्टिव में जो लेटर पूछा जाता है, भैया उसमें तो वोकैब कैसे यूज करते हैं भैया वो मुझे नहीं आती, भैया मेरी तो ग्रामर भी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो हजारों बच्चे मैंने अपनी आंखों के सामने से सिलेक्ट होकर देखे हैं। भाई उनको मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि भाई ना तो आपको यहाँ पे ग्रामर की जरूरत है और ना ही आपको वोकैब की जरूरत है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन को मजबूत करना है तो। भाई मैंने हर साल देखा भाई कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ना, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव में 80+% मार्क्स स्कोर करके लाते हैं। पर वो मैक्सिमम बच्चे पता कौन होते हैं? जो हिंदी मीडियम से होते हैं, मतलब जिनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं होती पर वो भी 80+% मार्क्स लेके आते हैं। कैसे? बिकॉज भाई डिस्क्रिप्टिव का एक बहुत सरल सा एक फॉर्मूला होता है, वो आपको बता देता हूं। भाई वो फॉर्मूला है आपका इजी वोकैब प्लस इजी ग्रामर। अगर ये दो चीजें आपने कर ली ना, तो डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन को कोई छू नहीं सकता। आप इतना अच्छा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन करके आ जाओगे। ठीक है, अब इजी वोकैब और इजी ग्रामर से मेरा मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमें कोई भी बड़े मतलब एक लंबे चौड़े अक्षर लिखने ही नहीं है। भाई सिंपल सिंपल बातें करनी है, सिंपल सिंपल वर्ड लिखने हैं, इज, एम, आर, टू, द, जो भी आपको आता है वो लिखना है। कोई भी फैंसी चीजें करनी नहीं जानी। इसके अलावा ग्रामर की बात करें तो भाई आपको कोई भी रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे 120 रूल नहीं आते, या मुझे 500 रूल नहीं आते, भैया मुझे 250 रूल नहीं आते। भाई एक भी रूल मुझे आज तक नहीं आता
और मैंने डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे। चाहोगे तो मुझे बता देना, मैं अपना आपको पूरा स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगा, बिना ग्रामर के बिना वोकैब के कैसे डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर लाते हैं, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। तो भाई देखो, हर साल हजारों बच्चे वो होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव में अच्छे स्कोर करते हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं, फिर भी अच्छा करते हैं। कैसे? बिकॉज वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, इजी ग्रामर और इजी वोकैब के ऊपर काम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, इंग्लिश मीडियम से नहीं भी है या इंग्लिश खराब है तो वोकैब से और ग्रामर से बिल्कुल नहीं डरना, सब कुछ सरल भाषा में लिख के आओ भाई, जैसे आप लोग खुद समझा सको और सामने वाला उसको पढ़ के समझ सके, इतनी सरल भाषा में लिख के आना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत कॉमन डाउट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई हमें वर्ड लिमिट कैसे पता चलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका ना बहुत सरल सा इलाज, भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे खुला, ठीक है, अब ऐसे के नीचे ना आपको 3 टॉपिक दिए होंगे, ऐसा दिया होगा टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, आपको चूज करना भाई कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक आपने उठा लिया, काम खत्म हो गया। अब जैसे ही आप इसको टाइप करना चालू करोगे ना, ऊपर यहाँ पे एक टाइमर चल रहा होगा, भाई टाइमर जो 30 मिनट का होता है वो 1-1 मिनट करके 1-1 सेकंड करके कम होगा, और उसी के नीचे आपका एक और काउंटर होगा। अब यहाँ पे जो काउंटर है ना वो एक एक करके बढ़ता जाएगा, आपका एक एक नंबर करके बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे वर्ड लिखा द, तो जैसे ही आप टीएचई द लिखोगे तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, भाई आपने एक वर्ड लिख लिया। अब अगला लिखोगे टू, तो यहाँ पे एक की जगह 2 आ जाएगा। अगला आप लिखोगे इज, तो यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप वर्ड्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जो भी ऐसे के टॉपिक होते हैं, लेटर के टॉपिक होते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड लिमिट दी होती है, भाई 250 वर्ड का लिखना है, 300 वर्ड का लिखना है या 500 वर्ड का लिखना है। ठीक है, पर हो क्या रहा है, पिछले 2-3 साल से ना आपको वर्ड लिमिट ना दे नहीं रहे हैं लोग, मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं, ज्यादा चतुर बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, भाई वर्ड लिमिट आपको सेट करके जानी है। भाई अगर आप लोग ऐसे लिखने जा रहे हो तो भाई ऐसे की लिमिट आप लोग मान के चलो 250 से 300 वर्ड लिमिट के आसपास आपको ऐसे खत्म कर देना है। ठीक है, वहीं अगर लेटर की बात करें तो लेटर का भाई वर्ड लिमिट होना चाहिए आपका 150 से 170 वर्ड्स, दैट्स इट। भाई ये वर्ड लिमिट, अगर वर्ड लिमिट दी गई है तब तो आपको उसी को फॉलो करना है, बट अगर वर्ड लिमिट वहां पे नहीं दी गई है तो ऐसे के लिए 250 से 300 वर्ड और लेटर के लिए 150 से 170 वर्ड की वर्ड लिमिट आपको वहां पे फॉलो करनी है। और ऊपर काउंटर चलता रहेगा, तो इसमें आपको वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वर्ड लिखते जाओगे ऊपर एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसकी टेंशन भी आपकी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि भैया 30 मिनट के अंदर क्या एस्से और लेटर के लिए सेक्शनल टाइमिंग अलग अलग होता है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। भाई वो जो सेक्शन आपका खुलेगा ना वो क्यूमुलेटिव 30 मिनट के लिए आपका खुलेगा। अब इसमें आपके ऊपर, भाई आपको 25 मिनट एस्से को देने हैं और 5 मिनट लेटर को देना है, या 15 मिनट एस्से को देने हैं, 15 मिनट लेटर को देना है, या 20 मिनट एस्से को देने हैं, 10 मिनट लेटर को देना है, मतलब ये सारी चीजें आपके ऊपर है। भाई 30 मिनट के लिए टोटल सेक्शन खुलेगा, अंदर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगा। ये अब आपके ऊपर है कि भाई 30 मिनट को एक एस्से और एक लेटर में आप लोग कैसे डिवाइड करने जाते हो। ठीक है, और फाइनली एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया क्या हमें टॉपिक, वो जो टॉपिक ऊपर दिया होता है वो पूरा टॉपिक टाइप करने की जरूरत होती है? भाई ये गलती ना आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो भाई आपको टॉपिक टाइप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल आपने कोई एस्से उठाया, भाई कई बार ऐसे होता है कि भाई एस्से का जो टॉपिक होता है आपको 2 लाइन का दे दिया, अब वो 2 लाइन में मान के चलो आपके 20 वर्ड आ गए। अब मान के चलो भाई आप लोग ऐसे लिख रहे हो, उसका टॉपिक पहले ऐसे लिखोगे ए और वो पूरा टॉपिक लिखोगे, तो भाई 20 वर्ड तो आपके यही खत्म हो गए ना, सारे 20 वर्ड यही वेस्ट हो गए। और वर्ड लिमिट मान के चलो 250 वर्ड की है तो 250 वर्ड आप लिख ही नहीं पाओगे। भाई कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपको एस्से का टॉपिक या लेटर का टॉपिक मेंशन नहीं करना है, बस टॉपिक का नंबर मेंशन करना है। भाई फॉर एग्जांपल आप ए नंबर का टॉपिक लिख रहे हो तो भाई वहां पे लिखो ए नंबर का टॉपिक और यहां से ऐसे चालू कर दो। अगर सी नंबर का लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखो ऐसे सी और यहाँ पे लेटर चालू कर दो। तो इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भैया जो हम एस्से या लेटर लिख के आएंगे, भैया जो हमारा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है, भाई वो कोई एग्जामिनर चेक करता है या फिर कंप्यूटर चेक करता है ना? ये वाला डाउट मैक्सिमम बच्चों के अंदर होता है। तो भाई ये जो आपका पूरा एग्जाम होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होगा, कोई भी एग्जामिनर मैन्युअली चेक नहीं करता, पूरा का पूरा कंप्यूटर पे चेक होता है। मतलब दैट मींस कि ये आपके ये नहीं देखेगा कि आपके इमोशंस क्या है वहां पे, या आपने बहुत फैंसी वोकैब यूज करी है या बहुत बेकार ग्रामर यूज करी है, नहीं। भाई वो बस बेसिक चीजें चेक करेगा कि क्या कोई इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, भाई कोई वोकैब के वर्ड की मिस्टेक, मतलब वर्ड मिस्टेक तो नहीं है, बेसिक आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सही है, भाई आपने वर्ब एडवर्ब सही जगह यूज करा है, दैट्स इट। अच्छा इसके अलावा एक चीज और, हाँ एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों को आता है कि भाई कंप्यूटर चेक करेगा तो मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख के आ जाऊं, मेरा तो काम हो जाएगा। तो भाई ऐसी बेवकूफी नहीं करनी, बिकॉज ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। भाई कंप्यूटर चेक करता है बात ठीक है, पर उसके अलावा आपको टॉपिक पर ही रहना है। भाई अगर ए टॉपिक का आप लोग ऐसे लिख रहे हो तो उस टॉपिक के ऊपर आपको जितनी भी चीजें आती है वही लिखनी है। कई बार ऐसा होता है बच्चे कोई भी अपने मन का ऐसे याद करके चले जाते हैं और टॉपिक चाहे कुछ भी है उसी ऐसे को लिख देते हैं। तो भाई ऐसे बेसिस पे आपके नंबर बहुत ज्यादा कट जाएंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक दिया है, जितना भी आता है, चाहे कम आता है ज्यादा आता है, उसी टॉपिक पे लिख के आना है अपने मन से। कोई गाना लिख के नहीं आ जाना है, चीजें अपने मन से करके नहीं आनी है।
इसके अलावा एक और चीज भाई, आपको ना पॉलिटिकल व्यू से थोड़ा बचना है भाई, ऐसा नहीं करना है भाई। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक दिया गया कि भाई इंडिया में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं हो कि भाई सब लोग ये लग जाएं कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, सरकार ने लोगों को परेशान करके रखा है, बीजेपी हाय हाय, इंडिया हाय हाय, मतलब ऐसे नहीं करना है। पॉलिटिकल व्यूज अपने सामने नहीं रखने हैं, बिल्कुल सरल भाषा में लिखनी है। उस चीज की आपको पॉजिटिव्स भी बताने हैं, उसके नेगेटिव्स भी बताने हैं। पहले इंट्रोडक्शन देना है, बीच में बॉडी रखनी है, फिर आखिरी में कंक्लूजन भी देना है। पॉलिटिकल व्यू से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। तो यहां तक हमने सारे क्वेश्चंस की बात कर ली। आई होप अब डिस्क्रिप्टिव को लेके आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसलिए अगर कोई भी डाउट रहता है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है, मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। अब जल्दी से मैं आपको यहाँ पे एसए के और लेटर के टॉपिक्स दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको अराउंड अराउंड 25 एसए के टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहीं 13 लेटर के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। भाई सबसे पहले देख लेते हैं एसए के टॉपिक्स। भाई एसए के टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी एसए के टॉपिक्स है ना, ये एक एक टॉपिक मैंने खुद ढूंढा है, खुद यहाँ तो बनाया है। और जितने भी करंट अफेयर्स जो आजकल इन चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, सारे टॉपिक्स आपको उसी चीजों पे मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं टेप के ले आया हूं या कॉपी करा, बिल्कुल नहीं। सारे टॉपिक्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। भाई सबसे पहला टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इंडिया ऑन मून, चंद्रयान। चंद्रयान बिग अचीवमेंट, तो इसके ऊपर टॉपिक ये ऐसे आ सकता है। ये इसके अलावा आदित्य L1 जो सन वाला मिशन है हमारा, इन दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पे आता है। इसके अलावा अगला आ सकता है, इंडिया सरपास चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अ क्योर और अ ब्लेसिंग। भाई जो इंडिया पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गया है, चाइना को भी सरपास कर दिया है। अब ये हमारे लिए पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो इसके ऊपर आप लोग पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारा राइट अप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला इवेंट है ग्रीन स्वान इवेंट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। भाई ग्रीन स्वान इवेंट्स आजकल बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में आप लोग देख रहे होंगे, स्पेशली आजकल आरबीआई से रिलेटेड ग्रीन स्वान इवेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, बिकॉज आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एज अ वाटरशेड मूवमेंट। भाई पूरी दुनिया में G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिली थी, और इंडिया में ये सारा का सारा इवेंट हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई इंडिया ने बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि G20 जैसी बड़ी चीज इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई, और उसकी प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा अगला टॉपिक हो सकता है, न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, इज एंगल टैक्स वैलिड फॉर इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई इस बार टैक्स रिजीम बिल्कुल चेंज हो चुका है। भाई पहले टैक्स स्लैब्स हमारे अलग थे, इस बार टैक्स स्लैब्स अलग हो गए। पहले टैक्स का परसेंटेज अलग था, इस बार टैक्स का परसेंटेज अलग हो चुका है। ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर एक बार राइट अप करके जरूर देख लेना। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ 2000 नोट, भाई प्रोज एंड कॉन्स एंड क्लीन मनी पॉलिसी। भाई क्लीन मनी पॉलिसी आरबीआई लेके आया था। भाई आरबीआई की क्लीन मनी पॉलिसी क्या है, इसके अलावा जो 2000 के नोट मार्केट से निकाले गए हैं, ये अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर डिस्कशन करने को बोल सकता है। इसके अलावा रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन और प्रो एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फॉर एग्जांपल आपका चार्ट जीपीटी आ गया, बार्ड आ गया, एक फेसबुक का भी आया था, मतलब ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, सारी चीजें। इसके अलावा मेजर पॉइंट क्या है कि एजुकेशनल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक हो सकता है क्लाइमेट चेंज। भाई क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस क्या है, भाई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। भाई आरबीआई अभी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लेके आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड करा है। अगला है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन बैंकिंग सेक्टर। भाई आपने आजकल देखा होगा ब्लॉकचेन वाली चीजें आ रही है, क्रिप्टो करेंसी बहुत आ रही है, तो ये सारी चीजें मशीन लर्निंग के ऊपर है, डेटा साइंसेस के ऊपर है। तो भाई बैंकिंग सेक्टर में इन चीजों का क्या रोल है, या बैंकिंग सेक्टर और कैसे इंप्रूव कर सकता है इनकी मदद से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अमंग यूथ। आजकल बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये एक मैंने कॉमन सा पॉइंट रखा है कि भाई मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है लोगों की, सुसाइड बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, परेशान बहुत ज्यादा लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से यूथ इंडिया का बहुत परेशान है। तो भाई इंडिया के यूथ में या वर्ल्ड वाइड यूथ में मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, आरबीआई का एक बहुत बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इनके नेगेटिव्स क्या है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है और कब तक ये इंप्लीमेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है हमारा इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। भाई चाइना एट द बॉटम, पाकिस्तान एट द हेड। भाई चाइना नीचे अक्साई चेन में हमसे लड़ता रहता है, पाकिस्तान ऊपर जम्मू कश्मीर में लड़ता रहता है। तो भाई इंडिया की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत ज्यादा है, तो इंडिया इनको कैसे सुलझा सकता है या नहीं सुलझा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइविंग द फ्यूचर। भाई क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्यूचर के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब उसका हवा बहुत ज्यादा बना रखा है पर इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा।
अगला हो सकता है इज प्राइवेटाइजेशन गुड फॉर इंडिया। भाई क्या प्राइवेटाइजेशन इंडिया के लिए अच्छा है, बेहतर है? भाई देखो आजकल बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक्चुअली हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जितनी मिनी रत्ना थी, छोटी छोटी जो पीएसयूज थी उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्टील कंपनी जो सरकारी थी उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है? पॉलिटिकल व्यू से थोड़ा हटते हुए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिनने हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक हो सकता है राइजिंग फ्यूल प्राइस एंड इट्स इंपैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑन होना चाहिए एक्चुअली, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो भाई इंडिया का जो राइजिंग फ्यूल, भाई जो हमारा तेल है, पेट्रोल है, वो कितना ज्यादा महंगा हो गया है, और इसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो आसमान छू रही है ऑलमोस्ट। बहुत मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं, आलू टमाटर भी अनलिमिटेड महंगे हो चुके हैं। तो भाई इसका हमारे इंपैक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और क्या है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस पूरे दुनिया भर में है या इंडिया को ही बहुत खराब स्थिति से गुजरना पड़ रहा है? ये हमारा राइटअप हो सकता है। अगला राइटअप हमारा किसके ऊपर हो सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है और इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगला क्या हो सकता है भाई ऑनलाइन गेमिंग, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है स्टूडेंट्स के ऊपर, बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स इसको एक्चुअली गैम्बलिंग की तरह लेने लगते हैं। भाई आजकल बेटिंग बहुत ज्यादा होने लग गई है, जो ड्रीम 11 टाइप के हो गए हैं, जो जितने भी सारे आ गए हैं आजकल, क्रिप्टो करेंसी वाले भी आ गए हैं। तो ये सही है या गलत है? भाई इसके अलावा क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती है, किस तरीके से अच्छा है, किस तरीके से बुरा है। इसके अलावा इंडिया इज रूलिंग स्पोर्ट्स बिग एशियन गेम चैंपियन। भाई इंडिया आजकल हर जगह स्पोर्ट में तहलका मचा रहा है, एशियन गेम में अभी जीत के आया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा कहां कहां क्या क्या जीत के नहीं आ गया। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी दावेदार है, विमेन्स टीम जीत चुकी है। इंडियन ब्लाइंड विमेन्स टीम है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इंडियन मेन विमेन टीम भी बहुत बड़ा टीम जीती है। प्लस सारे स्पोर्ट में, फुटबॉल में इंडिया कितना अच्छा कर रही है, कबड्डी में कितना अच्छा कर रही है, तो सारे स्पोर्ट में इंडिया दुनिया पे राज कर रहा है। तो इसके ऊपर टॉपिक हो सकता है। अगला है सजेशन टू एलिवेट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। भाई अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, इसको कम करने के लिए क्या क्या हमारे सॉल्यूशंस है, हमारी तरफ से हमें क्या क्या सॉल्यूशंस लगते हैं। भाई अगला है फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग, इंपॉर्टेंस, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगी, और बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। अगला टॉपिक हो सकता है रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन गिविंग इंडिया द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। भाई जो फाइनेंशियल सेक्टर है, भाई जो हमारे सरकारी बैंक है, जो हमारे प्राइवेट बैंक है, इसके अलावा जो छोटी छोटी फिनटेक कंपनीज है, एनबीएफसीज है, ये सब मिलकर जो फाइनेंशियल सेक्टर बनाते हैं, ये कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो। अगला टॉपिक हो सकता है आपका रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। भाई ऐसा क्यों है, भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देखो यहाँ पे अभी एक नई स्कीम आई थी, उसका नाम है गति शक्ति स्कीम, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा केपेक्स बूस्ट मिला था, जो भाई अभी हमारा बजट आया था ना, उसके अंदर केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक हो सकता है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, और अगला हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर इन इंडिया। ये सारे टॉपिक्स आपके एसए के हो सकते हैं। भाई अगला अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया हम एसए लिख तो लेंगे, इनके ऊपर राइटअप कर तो लेंगे, भाई हमें ये कैसे पता चलेगा पर भैया कि हमने गलत लिखा है या सही लिखा है। तो भाई इसके लिए आपको 3 सोर्सेस के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। भाई सबसे पहला सोर्स जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भाई, उसका नाम है ग्रामरली। भाई ग्रामरली करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप लोग जैसे जैसे टाइप करते रहेंगे ना, तो आपको गलती बता रहा रहेगा कि भाई आपकी वोकैब की गलती है, आपने वर्ड गलत टाइप करा है, यहाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। अगले सोर्स का नाम है गाइडली। अब देखो जैसे गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है ना, वैसे इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव बंडल भी निकाला है अपना, मतलब उसमें कुछ 40-50 शायद ऐसे के टॉपिक्स हैं और बहुत सारे लेटर के टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो वहां पे जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग करेंगे ना, तो एक तो आपकी स्पीड टेस्ट होगी, वो प्रॉपर वही सेटअप है जैसे एग्जाम में आईबीपीएस में आएगा या एसबीआई में आएगा, प्रॉपर वही फॉर्मेट में सारी चीजें होंगी। और जब आप टाइप करके सारा सबमिट करोगे तो फाइनली आपको स्कोर भी पता चलेगा कि आउट ऑफ 25 या आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आया। तो यहाँ से आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, और आपको गलतियां भी बताई जाएंगी कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी थी, सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती करी थी, कोई वोकैब का जो वर्ड है वो गलत लिखा था, या आपने वर्ड लिमिट से ज्यादा क्वेश्चन टाइप कर दिया, तो ये सारी गलतियां पता चलेंगी। और जो थर्ड सोर्स है वो एक ऐप है, उसका नाम है डुओलिंगो, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये भी ग्रामरली की तरह जैसे जैसे टाइप करेंगे वहां पे आपको गलतियां बताता जाएगा। तो यहां तक ये सारी ये 3 सोर्स है। गाइडली वाला ले लो बिकॉज ये प्रॉपर्ली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी, टॉपिक्स ये सारे जो मैंने आपको बताया वो कर सकते हो, जाके वहां पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई यहां तक आपके एस्से के टॉपिक्स की बात हो गई। अब लेटर के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। देखो लेटर के टॉपिक्स में ना ज्यादा कुछ होता नहीं भाई, लेटर का टॉपिक बस मात्र आपका फॉर्मेटिंग पे चलता है। भाई यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्मेट आपके होते हैं भाई, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। बस अगर आपकी फॉर्मेटिंग सही है तो मैक्सिमम आधे नंबर तो आपको वहीं मिल जाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत आपको टाइप करना होता है।
तो लेटर में दोनों ही फॉर्मेट के दोनों ही आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, फॉर्मल लेटर के टॉपिक्स भी हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है लेटर टू ब्रांच हेड फॉर हॉट लिस्टिंग योर लॉस्ट डेबिट कार्ड एंड रिक्वेस्टिंग टू इशू न्यू डेबिट कार्ड। भाई मेरा अगर डेबिट कार्ड खो गया है तो मैं ब्रांच मैनेजर को एक नया डेबिट कार्ड इशू करने के लिए और अपना पुराना डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखूं। अगला हो सकता है, ये फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब किसी एक बैंक ब्रांच मैनेजर को हो गया, पुलिस को हो गया, एडिटर को हो गया, अभी वकील को हो गया, तो सारे हो गए फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, आपका दोस्त यार, आपका कोई भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा बुआ, नाना नानी, मतलब जो रिश्तेदारी में चलते हैं, जो दोस्ती यारी में चलते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हो सकता है लेटर टू एडिटर एक्सप्रेसिंग योर डीप कंसर्न रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी मटेरियल बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्लेसेस। भाई एडिटर को एक लेटर लिखो कि आजकल जितनी भी ये सरकारी इमारतें बन रही हैं, जो ये सड़कें वगैरह बन रही हैं, इनमें बहुत ही खराब क्वालिटी का जो मटेरियल यूज करा जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगला टॉपिक हो सकता है राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक टू कंडक्ट अ कैंपेन इन योर एरिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ भाई केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर दिन केवाईसी करना पड़ेगा, तो फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट में बताओ। अब भाई ये लेटर है कि भाई ब्रांच मैनेजर को अपने एरिया के रिक्वेस्ट करो कि भाई आपके एरिया में आके केवाईसी की इंपॉर्टेंस सबको बताए, छोटा सा वहां पे कैंपेन करे। भाई अगला टॉपिक क्या हो सकता है कि लेटर टू ब्रांच हेड टू क्लोज योर एक्सिस्टिंग रनिंग ओडी अकाउंट, मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एंड थैंकिंग हिम फॉर द स्मूथ सर्विस एंड आल्सो आस्किंग फॉर एनी एडिशनल चार्जेस टू बी पेड इफ एनी। अगर कोई एडिशनल चार्जेस मैं देने के लिए तैयार हूं, कृपया करके मेरी ओडी बंद कर दी जाए। अगला टॉपिक हो सकता है लेटर टू एडिटर एक्सप्रेसिंग योर डीप कंसर्न्स रिगार्डिंग रेगुलर यूसेज ऑफ एडल्ट कंटेंट इन ओटीटी एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज। भाई आजकल बहुत ज्यादा एडल्ट कंटेंट यूज हो रहा है। भाई जितनी भी आपकी ये होते हैं वेब सीरीज आ रही है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एडल्ट कंटेंट यूज करा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे आप अपने एरिया के कोई भी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिख रहे हो, तो भाई आप कितने ज्यादा परेशान हो या कितने ज्यादा होता है कंसर्न हो इस चीज को लेके कि एडल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से इंडिया का यूथ खराब हो रहा है। अगला टॉपिक क्या हो सकता है, भाई यू आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम बट द एटीएम टर्न्स आउट टू बी मैल फंक्शनिंग। भाई एटीएम खराब है, आप पैसे निकालने गए तो पैसा तो आपके खाते से कट गया पर आपको पैसा नहीं मिला, तो भाई आपने ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखा कि जल्दी से जल्दी मुझे रिफंड करा जाए। अगला टॉपिक हो सकता है राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स एडवाइजिंग देम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड बॉन्ड्स। भाई आप अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिख रहे हो उनको एडवाइस करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चालू करो। भाई फाइनली वैसे मुझे नीचे बताना गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या है और गोल्ड बॉन्ड्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये दोनों चीजें मुझे जरा नीचे बताओ। इसके अलावा कोई एक टॉपिक हो सकता है लेटर टू योर फ्रेंड टू अवॉइड जंक फूड एंड इन्फॉर्म हर और हिम ऑफ इट्स बैड इफेक्ट्स और बैड कॉन्सिक्वेंसेज। भाई ये एक इनफॉर्मल टॉपिक है। अगला हो सकता है लेटर टू योर रंगा ब्रदर आस्किंग हिम टू प्रिपेयर वेल फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ प्रॉपर रूटीन टू बी सक्सेसफुल। भाई एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा अगर सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अपने छोटे भाई बहन को एक प्रॉपर लेटर लिख के समझाइए। अगला हो सकता है एन इनफॉर्मल लेटर अबाउट टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ पीपीएफ अकाउंट एंड सजेस्टिंग ही ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। तो भाई पीपीएफ अकाउंट के एडवांटेजेस क्या है, एक्चुअली देखो कितना सही है, इनफॉर्मल लेटर भी है और यहाँ पे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि आपको पीपीएफ के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो पीपीएफ के एडवांटेजेस भी बताओ और उसको कन्विंस करो, उसको सजेस्ट करो कि जल्दी से जल्दी पीपीएफ अकाउंट खोला जाए। अगला हो सकता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ सिलेक्शन इन द एसबीआई पीओ एग्जाम। क्या बात है भाई, एक्चुअली में ये टॉपिक तो आपका मैनिफेस्टेशन हो गया। भाई मैं कहूंगा किसी भी और टॉपिक पे लेटर लिखो ना लिखो, और इस टॉपिक पे लेटर जरूर लिखना, भाई प्रॉपर आपका मैनिफेस्टेशन की तरह काम करेगा कि एसबीआई पीओ बनने के बाद या आईबीपीएस पीओ बनने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है उसके ऊपर लेटर लिखा जाए, कितना सही चीज है यार। अगला टॉपिक हो सकता है लेटर टू अ कंप्लेंट लेटर। एक्चुअली कंप्लेंट लेटर है being a customer of a so and so bank you have to write a complaint letter to branch manager about the regular failure of यूपीआई पेमेंट्स। जो आप लगातार गूगल पे, फोन पे, क्रेड यूज करते हो तो इससे यूपीआई पेमेंट लगातार फेल हो रहे हैं, तो आप ब्रांच मैनेजर को इसकी लेटर एक कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो। और फाइनली आखिरी टॉपिक 13 टॉपिक है राइट एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर एज यू हैव लॉस्ट योर रिसीट ऑफ टर्म डिपॉजिट व्हिच मैच्योर्स इन नेक्स्ट वीक आस्किंग हिम व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। भाई आपकी कोई एफडी है या आरडी है, एक मतलब आपका टर्म डिपॉजिट है जिसकी जो रसीद होती है वो खो गई है, तो आपने मैनेजर को एक लेटर लिखा कि भाई मुझे इसको आगे कैसे जाना है, बिकॉज अगले हफ्ते ये बिल्कुल मैच्योर हो रही है तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या आगे प्रोसीड करूं, आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको टोटल 13 लेटर के टॉपिक्स बता दिए, 24 ऐसे के टॉपिक बता दिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसके अलावा हाँ, लेटर के लिए मेन जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेटर का फॉर्मेटिंग,
तो भाई लेटर का फॉर्मेट अभी आपके स्क्रीन पे है, भाई आप लोग क्या करो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं खुद को यहां से हटा लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। भाई इस तरफ आपको इनफॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा और इस तरफ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मिल जाएगा। एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आपको इस बार फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तय करके आना है। इसके अलावा सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि भैया ये पला पला डाउट मेरे मन में रह गया, भैया ये डाउट तो अभी भी मेरे मन में आ रहा है, तो भाई नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के हर डाउट का समाधान करा जा सके। तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों को खुला है, जल्दी से जल्दी छोटे से छोटे डाउट को नीचे डाल दो, बिकॉज भाई सिलेक्शन में छोटे छोटे डाउट होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।